कन्वेंशनल एसीएल सर्जरी और क्वाड प्रो इंटरनल ब्रेस में क्या अंतर है, इतनी महंगी क्यों है? सो महंगी इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ कन्वेंशनल ये थी, कन्वेंशनल में एक बटन लगा जी, ये वाला, ये बटन है, ये एंडो बटन है, सबसे सस्ते बटन आते हैं। ये फिक्स लूप डिवाइस है, ग्राफ्ट और बटन के बीच में डिस्टेंस बदल नहीं सकता। और एक इसमें लगा स्क्रू, ये स्क्रू गया, एक बटन और एक स्क्रू, ये दो चीज़ें काम में आई है हमारी कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर, बस दो चीज़ें, तो ये सस्ती पड़ेगी। अब जब हम इंटरनल ब्रेस की बात करते हैं, क्वाड प्रो की बात करते हैं, कोई भी एडवांस सर्जरी की बात करते हैं, तो उसमें चीज़ें बढ़ जाती है। चीज़ें क्या क्या बढ़ती है? सबसे पहले तो बढ़ता है उसमें ये है क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए। अब ये कंपनीज है ना, आजकल हर चीज़ ये प्लास्टिक की बनाने लगी है, ये बनाती ही नहीं लोहे की, मतलब ऐसा नहीं बनाती इसको बार बार यूज़ कर सको। वो पेशेंट के लिए भी हित की बात है कि इसकी शार्पनेस मेंटेन रहती है। ये कुछ समय बाद ये टूट जाता है ना, ये एक केस के बाद लगा तो टूट जाएगा ये। सो पेशेंट के लिए भी फ़ायदे की बात है। वो बेटा चीज़ें महंगी तो हो ही जा रही है, कुछ नहीं कर सकता इंसान। दूसरा, इसके अंदर पहला चीज़ खुल गई ये, दूसरी चीज़ खुल गई इसमें ट्रिप कटर, हड्डी कम कट। तो अगर आपको क्वाड्रिसेप्स निकालना है तो ये खोलना पड़ेगा। ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन हैमस्ट्रिंग से बहुत मजबूत है, ये क्वाड्रिसेप्स है, ये हैमस्ट्रिंग से बहुत मजबूत है, इसका एसीएल टूटेगा नहीं। अगर हड्डी कम कटानी है तो ये खोलना पड़ेगा, ये प्लास्टिक का एक ही बार लगेगा। तो बेटा दो तो सामान यहीं लग गए जिसके पैसे लग रहे हैं। फिर बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें लग गई, और सर्जरी में पहले सामान गिनते हैं कितने लगा है। दो तो पहला लगा ये बटन। अब ये बटन है, इसका नाम है फाइबर टैग टाइक्लो, क्वाड्रिसेप्स का बटन। अब ये एंडो बटन सस्ते आते हैं। दूसरा लगा फाइबर टेप, दो। तीसरा एडजस्टेबल लूप, सिंपल लूप नहीं एडजस्टेबल लूप है। चौथा बटन, और पांचवा एंकर। 5 सामान लगे बेटा, 5 और 2 ये 7 सामान खुल गए। कॉस्ट तो बढ़ गई। ये जो सामान है आज के हैं तो पेटेंट लगे हुए हैं सब पे, कॉस्ट कम नहीं है, सबकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली आ रही है, इसलिए सर्जरी महंगी पड़ती है। तो इसके रिज़ल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। अब किस सर्जरी के रिज़ल्ट मिलते हैं, किसके नहीं मिलते हैं, तो अब वीडियो देख के तो ये चीज़ समझ नहीं सकता कोई जरा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ जो जिसका मन आ रहा है वो बोल रहा है, फिर कैसे समझो। तो होता है बेटा मेडिकल रिसर्च पे कि एक डॉक्टर ने 100 ये सर्जरी करी, 100 कन्वेंशनल करी, 100 इंटरनल ब्रेस करी, और दोनों में कंपेयर कर लिया, 2 साल देख लिया कौन सा बेटर है। सीधी बात ही है ना, हर चीज़ मेडिकल रिसर्च पेपर पे डिपेंडेंट है। सो मेडिकल रिसर्च पेपर आप देख लो। मेडिकल रिसर्च पेपर ढूंढने के लिए ये अच्छी वेबसाइट है, मैके क्लिनिक की वेबसाइट पे जाओ, उसमें आपको दुनिया भर के मेडिकल रिसर्च पेपर मिलेंगे। आप रिसर्च पेपर के नाम में सर्च भी कर सकते हो, कन्वेंशनल एसीएल सर्जरी वर्सेस इंटरनल ब्रेस एसीएल सर्जरी रिसर्च पेपर आ जाएगा। ये आ रखा है ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर, बड़ा जर्नल है वर्ल्ड का, अमेरिकन। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ रिवीजन एसीएल विद अगर इंटरनल ब्रेस लगाओगे तो 88% रिडक्शन मिलेगा। अगर क्वाड्रिसेप्स टेंडन लगाओगे तो रिडक्शन मिलेगा फेलियर रेट में। अगर एएल करेंगे तो रिडक्शन मिलेगा फेलियर रेट। 3 चीज़ें हैं तो है, तो ये करेंगे तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली आ जाते हैं बेटा। सो कन्वेंशनल सर्जरी में 30% फेलियर रेट तक आते हैं, 20-30%। इसके अंदर फेलियर रेट कम है। इसका मतलब ये नहीं है कन्वेंशनल फेल हो जाती है, जिनमें फेल हो गई वो तो गए, दूसरे जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें 1.5 महीना अच्छा लगेगा, तुम बेड पे रहोगे, ब्रेस लगाओगे, पैर बैंड नहीं होगा, एलोनी से पैर बैंड होगा, पैर नीचे चलेगा, ब्रेस नहीं रहेगा, वॉकर नहीं रहेगा, तो खुश रहेगा ना भैया। आज तुम आ गए मेरे पास तो कारोबार में आ गए ना जल्दी। 50 साल पहले या 60 साल पहले डॉक्टर के पास जाना होता तो वहाँ पकड़ता बैलगाड़ी हाथ में, धीरे धीरे आता, फिर तो परेशानी होती ना होती धूल मिट्टी में। यही डेवलपमेंट है। और बुलेट ट्रेन आने वाली है, कल को तो बोलेगा बुलेट ट्रेन में क्या प्रॉब्लम, ये वो तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो मत लगाओ कोई, आ रही है नहीं आ रही बुलेट ट्रेन, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे नहीं होंगे ना, टेक्नोलॉजी आएगी ना बेटा उसका, GPS VPS। तो ये डेवलपमेंट जल्दी ठीक होना है और बेटर ठीक। Hi everyone, my name is Afrahim. I'm a professional athlete. I got injured while doing kickboxing and training kickboxing. I sprained my knee, and for quite a while, about 1.5 years, I went on with the injury. I had no idea that what is the injury, which caused me more problem. And at the end, which walking even got difficult for me, I decided to go for an MRI, and I got an MRI and realized I got to know that I have an ACL tear and meniscus tear. So with the research and known friends, surroundings, advice, I got to know about Dr. Manu Bora. So I contacted and got an appointment. I came on with my reports and all. Doctor got to know that it's a grade 3 ACL tear. So he decided for the
ACL reconstruction as well with a meniscus tear. Like, I don't want to lie, I was quite scared because I was thinking that I'm an athlete. All my life is about the sport. It's all about the activity. It's all about what I do, what I love to do. So when I got to know that it's an ACL tear, and I asked few people around and all, and they were saying like, no, it's done. It's over now. Stop it. You can't train. Stop these exercises. Stop. I was crying and saying, I want to be able to jump again. I want to be able to do my activities. I was so afraid. I was so scared because I thought that it's the end. When I came to doctor and visit the doctor, the way he explained, the way he opened up everything, like with all the statues, all the model, all the things he has, and all the videos, everything so clearly. He took so much time. He cleared up everything. He answered all the questions, and he showed me how I actually have to keep on training and exercise to build up that new ACL, to strengthen up that new ACL. And it's not about me leaving the sport, but it's about me coming back stronger, getting back stronger and better than before, because I know how great I feel, and I know I will be back much sooner than expected. Thanks to you, thanks for your center, thanks to Dr. Manu Bora. I really appreciate his work, and he already is my hero.